जय हिंद प्यारे दोस्तों। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। हम यहाँ पर सीडीपी को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में और डिस्कशन फुल एक्यूरेसी के साथ होगा। मतलब आप 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए और आपके जितने भी डाउट्स अगर रह भी गए होंगे, आपके आंसर की वगैरह आपने देख रखी होगी, हमें पता है, लेकिन यहाँ पर जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो कोई डाउट भी नहीं रहेगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन में ऐसी कोई संभावना बचती नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। ये जो भी सेट हो शायद एक्स है, लेकिन आप देख लीजिए उसके हिसाब से क्या था क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में, जो अधिगम का निर्देशित खोज आधारित उपागम होता है उसमें शिक्षक एक तानाशाह के रूप में बिल्कुल गलत हो जाएगा। बताने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। हम किसी को किसी के हाल पे कैसे छोड़ सकते हैं, और एक टीचर बच्चों को उनके हाल पे कैसे छोड़ सकता है। किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल होती है। शिक्षण में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जहां पर आपको प्री नॉलेज की आवश्यकता ना हो। तो सबसे इसका सटीक जो आंसर हो जाएगा वो शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान करता है। जीन पियाजे सर भी कहते हैं कि जो लर्निंग है वो एक्टिव एनवायरनमेंट में तभी होती है और वहीं पर बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, डिस्कवरी लर्निंग जिसको हम बोलते हैं। तो पहला जिसने 4 लगाया बिल्कुल सही लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्न में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैज्ञानिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। बच्चों के अंदर हमें क्या विकसित करना है, वैज्ञानिक समझ विकसित करनी है, और उसमें इन चारों में से ऐसा कौन है जो प्रभावी नहीं है। तो देखते हैं कौन सा प्रभावी अलग हो जाएगा। विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने। देखिए यहाँ रोट लर्निंग की बात हो रही, और आप सभी जानते होंगे हमने आपको टैग वर्ड्स बताए थे जो हमारा पहले के वीडियो थे। तो टैग वर्ड्स में था जहां कहीं भी ज्यों का त्यों याद करने की बात आए, मेमोराइज करने की बात आए, रोट लर्निंग की बात आई, वो ऑप्शन ऑलरेडी कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो यहां पर एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं और यही पहला आपको मिल गया। तो जिसने ये लगाया बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन हम नहीं एक्सप्लेन करते हैं, उस पर टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। फिर से देखिए, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय एन एक्टिव मिडिल स्कूल क्लासरूम किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। वहां पर कौन सी अप्रोच लागू की जानी चाहिए, कौन सा इनिशियल आइडिया होना चाहिए उस क्लास को स्थापित करने का। तो आप सभी जानते हैं कि जो वर्तमान में कक्षाएं हैं उनका संचालन किस पर हो रहा है, कस्टविक जो अप्रोच वाले मनोवैज्ञानिक हैं, रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कि आपके वाइगोस्की सर हुए, डीवी से शुरू हुई ये चीज, और यहां पर जीन पियाजे सर, सभी रचनावादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। तो सामाजिक रचनावाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन देखिए। 4th क्वेश्चन है, ये असर्शन कथन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है समानुभूति होती है इंपैथी। जब कोई ऐसी, सपोज करिए आपकी क्लास में कोई बच्चा है और उसके घर पे कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो उस केस में अगर उसको जो दर्द है, जो फीलिंग है, उसको आप भी फील करो तो उसको हम बोलते हैं एम्पैथी, जिसे समानुभूति कहते हैं। और जब आप, हाँ ठीक है, सामने वाले को दिक्कत है और आप बैठ जाते हो जाके उसके दरवाजे पे, सहानुभूति प्रदर्शित करते हो, तो वो सहानुभूति होती है, वो समानुभूति नहीं होती। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या। समानुभूति ये समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, उनकी भावनाएं और उनकी भावनाओं का अनुमान लगाने के लिए आप क्या फील करते हो, एम्पैथी फील करते हो, समानुभूति फील करते हो। भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत बात ही है। आप सभी जानते होंगे कि जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिलेटेड होते हैं आपके कॉग्निशन से, यानी जो आपका संज्ञानात्मक पहलू होता है उससे रिलेटेड होते हैं। आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, क्यों चीजें गलत हो जाती है, क्योंकि भावनाएं, जो आपका इमोशन होता है वो चरम पे होता है, तो जाहिर सी बात है आपका संज्ञान थोड़ा सा वहां पर कैसा हो जाता है, तो एक दूसरे से ही बहुत ज्यादा कोरिलेटेड होते हैं। तो दूसरा तो गलत है, पहला सही है। तो ए सही, कहां ए सही आर गलत, यानी इसका जिसने भी लगाया वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित विद्यार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो स्वप्रेरित रहें और रणनीतिक रूप से स्वप्रेरित रहें, इसके लिए एक स्कूल बच्चों के साथ क्या ऐसा करे कि वो ऐसा हो, स्वप्रेरित रहें, है ना, सेल्फ मोटिवेटेड रहें। तो क्या सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, क्या परीक्षाएं कराने से कोई मोटिवेट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि परीक्षाएं कराने से कोई मोटिवेट हो जाए, और वो भी सत्र के अंत में, यानी मानक परीक्षाओं की बात हो रही है। छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए एनसीईआरटी ये बात कहती है कि टीचर एक क्या होता है, बच्चों को परामर्श देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला होता है। तो यही यहां पर जो प्रोत्साहन दे बच्चों को आगे जाने के लिए, वही सबसे
यहाँ पर मोटिवेशन के लिए सबसे पॉजिटिव आंसर होगा। बाकी पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बल देना, देखिए रीइंफोर्समेंट अच्छा होता है। अगर हम व्यवहारवादियों की बात करें तो उन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की, बट ज्यादा रीइंफोर्समेंट हर कार्य के लिए और रीइंफोर्समेंट देना, पुनर्बलन देना उनको निगेटिविटी की ओर ले जाता है। आप हर चीज के लिए बच्चे को प्राइज या दंड नहीं दे सकते हैं, ये चीज बस इससे समझ लीजिए आप, तो ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवाएं, तो उत्तर लिखवाने से कहां सेल्फ मोटिवेट कोई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण, इंटरनल मोटिवेशन। जब मोटिवेशन की बात आती है दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो यहां पर कौन सा उदाहरण है, दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने से अब प्रेरित हो, दूसरे आपकी तारीफ कर दे तो आप प्रेरित हो जाओगे, तो ये इंटरनल कहां से हुआ, एक्सटर्नल हो गया। बाहरी पुरस्कारों से प्रेरित होना, फिर से वही बात है, आपको कोई पुरस्कार दे रहा है तो आप प्रेरित हो रहे हो। व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से प्रेरित होना, देखिए जब आप अपने ही कार्य से अपनी ही रुचियों के अनुसार कार्य करते हैं, कहते हैं कोई व्यक्ति सबसे अच्छा कार्य वही कर सकता है जो उसकी रुचि का होता है। जैसे मुझे टीचिंग पसंद है तो मैं सबसे बेहतर जो कर सकता हूं या जिसमें मुझे मोटिवेशन मिलेगा वो टीचिंग में ही मिलेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 100% इसमें अभी तक जितने भी बताएं कोई भी डाउट कहीं पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से किस बहस पर, क्या आपको दिख रहा होगा, आई थिंक थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, टाइम थोड़ा सा जाएगा, आप करोगे भी क्या, पेपर तो दे ही चुके हो, आराम से देखिए, बस डाउट आपके ना रहे। देखिए हाँ, निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला जा रहा है। यहां पर एक ये लाइन दी हुई है, इस लाइन को समझिए। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर साथ अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। पहले इस बहस, ये जो पॉइंट दिया है इसको समझ लीजिए। ये यहाँ ये कहना चाहता है कि किसी के जो बायोलॉजिकल जेंडर, कहने का मतलब मेल या फीमेल के जो गुण होते हैं, जब वो पैदा होता है, ऑब्वियसली मेल के अंदर मेल के क्वालिटीज होती है, फीमेल के अंदर फीमेल के गुण होते हैं। तो क्या ये चीज, और समाज में भी एक जेंडर डिसाइड कर दिया जाता है, जेंडर के अकॉर्डिंग उसके काम निर्धारित कर दिए जाते हैं। जैसे पुरुष है तो वो ताकत वाले कार्य करेगा, बाहर जाने वाले कार्य करेगा, महिला है तो वो घरेलू कार्य करेगी, या कुछ ऐसे जो कोमल से लगने वाले काम होंगे वो महिलाओं के लिए डिसाइड कर दिए जाते हैं। तो ये कैसा हो गया, ये जो सोशल जेंडर डिसीजन होता है ना, ये लोग थोप देते हैं। तो वो ये कह रहा है यहां पर, क्या ये चीज जो आपस में है, क्या ये एक दूसरे विशेषताएं लाता है, क्या सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती। तो वो ये कह रहा है क्या इनका कोई रिलेशन होता है। तो यहां पर ये पॉजिटिव निगेटिव आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो बहस चल रही है ये बहस किस चीज की है। तो ये बहस जो है प्रकृति और परिवेश के विकास पर प्रभाव की है। एक तो प्रकृति द्वारा यानी बायोलॉजिकल जो आपको जेंडर दिया गया है, मेल या फीमेल, और दूसरा परिवेश जो सामाजिक रूप से आपके ऊपर बनाया जा रहा है कि महिलाएं ये कार्य नहीं कर सकती, ताकत वाले कार्य, या पुरुष ये कार्य खाना नहीं बना सकता है। तो ये जो चीजें बाहर से समाज में, परिवेश में आपको मिलती हैं। तो यहां पर जो बहस का मुद्दा है वो प्रकृति यानी आपका जो जीन से डिसाइड होता है, परिवेश यानी जो एनवायरमेंट से डिसाइड होता है, उसके प्रभाव पर, आपके ऊपर प्रभाव पर जो बहस हो रही है उसकी बात चल रही है। तो जहां तक मेरा जो अनुमान है वो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत, यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। कौन सी अवस्था, आप सभी जानते होंगे, जो भी अवस्थाएं होती है, चाहे वो शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो। तो जो एडोलेसेंस होती है, किशोरावस्था होती है, वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हर व्यक्ति, जो भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो अपनी व्यक्तिगत एंटिटी चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। वो उसके अंदर अपने सेक्स को लेके भी, सेक्स का मतलब होता है कि अपनी सेक्सुअल जो एक्सपेक्टेशन होती हैं और एक्सप्रेशन होता है, उसको भी वो फील करता है किस एज में, किशोरावस्था में। और व्यावसायिक पहचान भी वो बनाना चाहता है, घर में अपनी एक अलग पहचान वो चाहता है, समाज में एक अलग पहचान चाहता है, और ये किसका हिस्सा होता है, किशोरावस्था का हिस्सा होता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग सभी का सही हो गया होगा, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जल्दी से देखते हैं हम लोग क्योंकि पेपर और भी होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, बच्चे समाज के मूल्यों और मापदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। सही बात है, बिल्कुल है। बहुत से मूल और सामाजिक मापदंड होते हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप में भी सीखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप में सीखते हैं। ठीक है, समाजीकरण, समाज के जो समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है, वो समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, समाजीकरण है, सरलता पूर्वक हम यहाँ पर रीति रिवाजों, प्रतिष्ठानों द्वारा ये चीजें धीरे धीरे सीखते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में हम ये चीजें सीखते रहते हैं। ये बात सही है। तो कथन तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और ए आर की व्याख्या
ए की आर व्याख्या करता है और ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी किया है वो सही है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है जीन पियाजे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, पियाजे सर का सिद्धांत सभी ने पढ़ रखा है, निम्न में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है। औपचारिक संक्रियात्मक 4 अवस्थाओं में से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बात करेंगे जो है औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बाद क्या आती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो जो चीजें होती हैं वो कैसी होती है, मूर्त रूप में वो वर्गीकरण कर सकता है, संरक्षण का गुण उसमें होता है, पलटावी गुण, ये सब आ चुके होते हैं। लेकिन एक चीज होती है अमूर्त चिंतन, जो अमूर्त चिंतन की अवस्था, यानी चीजें आपके सामने नहीं है फिर भी आप उनके बारे में विचार व्यक्त कर सकते हो, वो कहां पर डेवलप होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ये पिछली तीनों अवस्थाओं में डेवलप नहीं हो पाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल सही है जिसने अमूर्त को लगाया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11 क्वेश्चन कह रहा है, जीन पियाजे की महत्वपूर्ण आलोचना यह है, देखिए ऐसा नहीं किसी मनोवैज्ञानिक की आलोचना नहीं, पियाजे सर की भी आलोचना, महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और विकास को चरणों में भी बताते हैं, उसकी 4 स्टेजेस भी उन्होंने बताई हैं। ठीक है, परिपक्वता की भी बात करते हैं, परिपक्वता की भी वो बात करते हैं कि जब व्यक्ति परिपक्व होता है तभी उसमें एक विशेष परिपक्वता पर एक विशेष तरह की संज्ञानात्मक विकास होता है, दिखता है, ऐसा वो कहते हैं कि अगर इंद्रियगामक अवस्था में है तो उसमें यही चीज संज्ञानात्मक रूप में डेवलप होंगी। ठीक है, के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल रहे। लेकिन एक चीज है जिसको वो मिस करते हैं, लेकिन जिसको वाइगोस्की सर ने पकड़ लिया, और वो थी संस्कृति, कल्चर। कल्चर के बारे में इन्होंने रिलेशन बच्चे का नहीं रखा है, सोच समझ पर उन्होंने टोटल परिपक्वता, मेच्योरिटी को कर दिया कि मेच्योरिटी किसी की बढ़ रही है तो उसमें संज्ञानात्मक स्तर बढ़ रहा है, तो कल्चर को ये छोड़कर चले, और यही चीज है जिसमें ये पिछड़ गए, इसी के बारे में इनकी आलोचना भी हुई। ठीक है, तो जिसने भी कल्चर लगाया वो बिल्कुल सही लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये कोहलबर्ग की 6 चरण थे, जो 3 स्तरों में 6 चरण दिए, उनसे ही यहां पर दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। दंड और आज्ञाकारिता जो उन्मुखीकरण है, ये बच्चा कब करता है, बच्चा दंड से बचने के लिए करता है। कैसे करता है, बुरे परिणामों से बचाव के लिए, अपने गार्जियन से बचने के लिए, वो ये जो स्टेज होती है उसमें ये होता है बुरे परिणामों से बचाव के लिए। जिसने भी लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है 13 क्वेश्चन, देखिए जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है। बच्चों का विकास चरणों में होता है, सही है। बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। देखिए क्या जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है। संस्कृत का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है, नहीं, यही हो जाएगा, क्योंकि जो जीन पियाजे हैं वो संस्कृत को महत्व नहीं देते हैं, और कौन देते हैं, वाइगोस्की देते हैं, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन में ये सही है, बताओ तो एक्सप्लेन करें, लेकिन कोई मतलब इसका है नहीं, आप देख लेना खुद ही इसको, और यही चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर पाते हैं। सही बात है, एमकेओ आपने देखा होगा, इनके में एमकेओ थे मोर नॉलेजेबल अदर, दूसरों की सहायता से जब हम कार्य करते हैं तो इसके फोल्डिंग वगैरह उसको बोला था उन्होंने, आप बात जानते होंगे। तो यही है, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों में क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जो भी दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की थी, और यही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्न के कथनों को पढ़िए। बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन। बुद्धि परीक्षण आप जानते हो, विस्तारित अवलोकन मतलब कॉम्प्रिहेंसिव जो असेसमेंट किसी का किया जाए, अवलोकन किया जाए, देखा जाए, ऑब्जर्वेशन किया जाए, के संचालन का उद्देश्य बच्चे की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। बच्चे की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए, बात समझिए इसको। यहां पर कंपैरिजन की बात कर रहा है उसके आयामों और क्षमताओं में। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। आप भी जानते होंगे कि जो बुद्धि है जन्मजात तो होती है, लेकिन इसका इस परिवेश में, इस एनवायरमेंट में पोषण, संवर्धन बिल्कुल किया जा सकता है, और ऐसा होता है। तो ये गलत है और पहला भी गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला, देखिए अगला क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में, देखो दिख रहा है ये, जरा देखो इसमें, हाँ,
एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वो महिलाओं और पुरुषों जो भी वैज्ञानिक हैं, ऐसा नहीं सिर्फ पुरुष वैज्ञानिकों की बात कर रही हो, महिला साइंटिस्ट वो शामिल करती है, तो ऐसा वो क्यों कर रही है और ये जो स्थिति है वो किस ओर हमें बता रही है कि वो जेंडर रूढ़वादिता को तोड़ रही है। वो स्टीरियोटाइप नहीं है कि नहीं महिला है तो सिर्फ महिला मनोवैज्ञानिकों के नाम बताए। क्लियर है ना ये? तो यही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है 17 क्वेश्चन। देखिए जल्दी से कर लेते हैं, सबको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। ये बात यहां पर कही जा रही है। दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कह रहा है सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं, ठीक है, और जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। तो यहां पर मेरे हिसाब से जो आंसर हो जाएगा, पहला तो गलत है, ए गलत है, और दो विशिष्ट मस्तिष्क लड़के लड़कियों के हैं शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा डाउट है, बट पहला ऑप्शन यहां पर हो सकता है, थोड़ा सा डाउट है यहां पर, ठीक है, देख लेना आप अपना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों की सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको किस तरह से देखा जाए। विविधता का सामान्य चित्रण है, उनके अलग अलग बुद्धि लब्ध स्तरों का असामान्य मापदंड है, कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असमानताएं होती हैं, कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां होती हैं। नहीं, ये सभी गलत हैं और यही सही है। विविधता का एक सामान्य चित्रण है और डायवर्सिटी होनी चाहिए, कोई दिक्कत इससे नहीं होती है कि उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, विविधता का एक सामान्य चित्रण प्रस्तुत है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, दूसरे के विद्यार्थी के साथ तुलना करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। इसको देखिए, थोड़ा सा इंग्लिश में भी इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो। कह रहा है वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, कहलाता है आत्म संदर्भित, सेल्फ रेफरेंस तो है नहीं, ये प्रारूप संदर्भित, फॉर्मेट रेफरेंस भी नहीं है, क्राइटेरियन रेफरेंस भी नहीं है, नॉर्म्स रेफरेंस हो जाएगा, ये मानक संदर्भित हो जाएगा। आप किसी दूसरे से तुलना कर रहे हो तो ये मानक संदर्भित हो जाएगा। जहां तक सेल्फ रेफरेंस, फॉर्मेट रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, यही रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप अध्ययन करते समय आकलन करेंगे तो उनकी संज्ञानात्मक क्रियाएं प्रभावित होंगी। आप सही गलत है वो चीजें जोड़िए, अगर कोई चीज नहीं है तो उसको और इंप्लीमेंट करिए, ये बात सही है। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। बिल्कुल, आकलन सिर्फ आकलन का उद्देश्य ही नहीं कि सही या गलत ए और बी हमने नंबर दे दिया, ऐसा नहीं है। वो सीखने के अनुभव को और के रूप में भी काम करना चाहिए। बाकी आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव होगा नहीं। आकलन मानकीकृत स्टैंडर्डाइज जो असेसमेंट होता है वो बिल्कुल निगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड यानी ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। कौन सा? अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें। जब आप लेख पढ़ रहे हो और फिर आप शीर्षक सोच रहे हो तो ये तो आप अपना आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन का यूज कर रहे हो ना, तो यही इसका सही हो जाएगा। बाकी जितनी भी है घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेख तो कंपैरिजन कर रहे हो, अखबार में उल्लिखित संज्ञाओं है ना, एक चीज विशेष छांट रहे हो, संज्ञाएं छांट रहे हो तो छांट दीजिए, उसमें आपका दिमाग क्या लग रहा है। और अखबार पढ़े और नए शब्द वहां से ढूंढे तो यहाँ भी कोई आपका क्रिटिकल थिंकिंग काम नहीं आ रही है जितनी शीर्षक ढूंढने में आ रही थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाए। कुछ टीचर होते हैं अगर किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो कहते हैं, वो अपने मन में बना लेते हैं कि बौद्धिक रूप से कैसा ही छात्र है, अक्षम है। ठीक है, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह, ये पूर्वाग्रह है, उन्होंने पहले से दिमाग में डाल रखा है कि हैंडराइटिंग खराब है तो बच्चा उतना होशियार नहीं होगा। तो ये जो अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल दोनों पॉइंट सही है, ए और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, जिसने भी ये लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
देखिए इसके अलावा आपको लैंग्वेज के दोनों पार्ट की डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी और सब्जेक्ट की भी मिलेगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। फिलहाल ये सीडीपी का क्लास है जो कि अपने आप में लंबा होता है, इसलिए इसको हमने अलग सेपरेट कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है? विविधता को बढ़ावा देने के लिए डायवर्सिटी होनी चाहिए क्लासरूम में। क्लासरूम में क्या होनी चाहिए? क्लासरूम में डायवर्सिटी होनी चाहिए। क्लासरूम में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका एक तरीका नहीं? देखिए, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। आप पहले से पूर्वाग्रहित हो और उसके अनुरूप आप क्या कर रहे हो? व्यवहार कर रहे हो, तो ये तो गलत कर रहे हो ना। तब फिर आप विविधता को कहां शामिल कर रहे हो? तो यही ऑप्शन हो जाएगा, बाकियों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं यहां पर। ठीक है, 24 देखिए क्वेश्चन, 24 देखिए, 24 क्वेश्चन कहला है कि क्या कह रहा है? निम्न में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है? देखिए, पहले देखिए, पठन वैफल्य क्या होता है? संख्याओं और अंकगणित नहीं होता है, पठन से रिलेटेड होता है, अंकगणित से नहीं होता है। अंकगणित से कौन होता है? डिस्कैलकुलिया होता है। पठन वैफल्य से ये हो जाएगा पढ़ने की क्षमता। लेखन वैफल्य सूक्ष्म पेशी कौशल और वर्तनी को प्रभावित करने वाला, ये सही है। लेखन कौशल जो होता है जिसे डिस्ग्राफिया कहते हैं, इसमें बच्चा वर्तनी और लिखने में और उसको मतलब सूक्ष्म पेशी कौशल, जब आप हैंड राइटिंग करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, सीधी सी बात ये है। और ये किसमें होता है? डिस्ग्राफिया में होता है, लेखन संबंधी होता है, और यही इसका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, स्वालीनता, ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है? जब बच्चा खोया रहता है, अपने आप में खोया रहता है, तो वो तो क्या होगा? परिचित और पूर्व नियोजित दिनचर्या का पालन करते। क्वेश्चन क्या था? स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती, किसमें? अजनबियों से तो आसानी होती नहीं, दिक्कत होती है। गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करेंगे तो भी उन्हें दिक्कत होगी। बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में भी दिक्कत होती है, वो अपने आप में खोए रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? परिचित लोग अगर हैं, उसके गिने चुने 5 पड़ोसी या फिर माता पिता, उनके साथ तो वो आराम से दिनचर्या फॉलो करता है। तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा और बिल्कुल सही है, कोई डाउट इसमें है नहीं। ठीक है, तो मात्र 1-2 क्वेश्चन है जिसमें हमने आपको बताया कि थोड़ा सा डाउट है, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है। क्या आपको लगता है प्रतिभाशाली बच्चा है उसमें जिज्ञासा नहीं होगी? तो यही हो जाएगा गलत। गलत ही पूछ रहा था, तो आगे बताने की जरूरत ही नहीं है, सबने सही किया होगा, आई होप सो। ठीक है, 27 नंबर देखिए, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण करना। जब कोई सेल्फ असेसमेंट करता है और किसका? एरर्स का, अपनी ही गलतियों का, तो उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फैसला पैदा करता है? नहीं। विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशल में बाधा नहीं डालता है। अधिगम प्रक्रिया में निरर्थक गतिविधि नहीं निरर्थक है। सेल्फ असेसमेंट बहुत अच्छा होता है और विद्यार्थियों के अधिगम को स्मृति बनाए रखने में सहायता करता है और अधिक वो स्थायी स्मृति में चीजें चली जाती हैं जब वो सेल्फ असेसमेंट करता है। 28 क्वेश्चन देखिए, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में क्या सही है? तो देखिए, जो घोषणात्मक ज्ञान होता है ये फैक्चुअल नॉलेज होती है और प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है चीजें कैसी हुई हैं इसकी बात करता है। तो यहां पर हो जाएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है और यही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, जिसने ये 28 ऐसा लगाया था। जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में समय भी लंबा लगता है और साथ के साथ वो स्मृति में भी लंबी समय तक रहती है। आप कुछ सीख रहे हो, संज्ञानात्मक कॉन्सेप्ट है, उसमें चेंजमेंट करने की जरूरत है, तो आप चेंजमेंट करोगे और ज्यादा असिमिलेशन करोगे, चीजों को धारण करोगे, तो समय तो लंबा लगेगा, साथ के साथ वो आपकी स्मृति में भी लंबे समय तक रहेंगी क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हो? कुछ ना कुछ अमेंडमेंट कर रहे हो। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका, बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अभी पेपर तो आपका पूरा बकाया है दूसरा, तो अन पार्ट के लिए आप जरूर चैनल पे बने रहें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या था। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। बच्चों के लिए ऐसा है ना, जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने का। आपसे बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, और ए की आर पूरी तरह से व्याख्या करता है। फिर से आपको बेस्ट विशेष आपके रिजल्ट के लिए। आई होप जब आप आंसर की और एक्सप्लेनेशन मिलाओ तो आपका स्कोर 90 एबव जाए और जितना आप डिजायर करते हैं उतना जाए। लेकिन हाँ, इसके अदर पार्ट जो विद फुल एक्सप्लेनेशन, अगर किसी ने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले रखी है और हिंदी तो ले रखी है लैंग्वेज फर्स्ट में, तो उसका एक कंप्लीट यहाँ पर डिस्कशन आपको मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन, और जो सब्जेक्ट है उसका भी मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।